वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देखेंगे और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसकी वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। बात यह है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करनी है तो ये ब्रांच है केमिस्ट्री की, यूनिक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को डील करते हैं। A branch of chemistry which deals with electrochemical cells. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की जब भी बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के लॉस और गेन की बात करेंगे और दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है फ्रॉम वन एंड टू द अदर। फ्रॉम वन एंड यानी टू मेटल प्लेट्स हैं, एक्सटर्नल बैटरी के सोर्स से उनको कनेक्ट किया जाता है, यानी उनमें से करंट को गुजारा जाता है और फिर एक सिस्टम फॉर्म किया जाता है ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। अब ये मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये जिंक है, ये कॉपर की प्लेट है, ये डिस्पर्स होंगी एक इलेक्ट्रोलाइट में। तो जो मेटल की प्लेट्स हैं इनको आपने कहना है इलेक्ट्रोड्स, और जिस सोल्यूशन में ये सॉल्ट सोल्यूशन में ये डिस्पर्स्ड हैं इस सोल्यूशन को हमने कहना है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड्स ये आपने याद रखना है और इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो जिंक है, एक एंड पे और कॉपर है, और इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्ट सोल्यूशन होता है जिसमें वो मेटल प्लेट्स डिस्पर्स्ड होती हैं, यूजुअली उनके अपने आइंस का सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे जिंक सल्फेट जिसमें जिंक के आयंस प्रेजेंट होंगे, सल्फेट के आयंस, कॉपर सल्फेट कॉपर के आयन प्रेजेंट होंगे और SO4 2- के। और आयनिक बैलेंस को स्टेबलाइज करने के लिए वाटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो आयोनाइज होता है प्रोटॉन्स में और हाइड्रोक्साइड आयंस में। तो ये है वो बात। यहाँ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्सटर्नल बैटरी का सोर्स, ये एक सिंपल सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। एक एंड पे ऑक्सीडेशन होगी, एक एंड पे रिडक्शन होगी। ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मिसाल के तौर पर जिंक जो है ये लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो फिर जिंक +2 ये इसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी एक जिंक का एटम या एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की अपने वैलेंस शेल से सलाहियत रखता है टू अटेन स्टेबल ऑक्टेट या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ऑक्सीडेशन का एंड हो गया, फिर जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और ये कॉपर वाला एंड जो है ये रिडक्शन का एंड होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ ये जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये गेन होंगे। तो जब रिडक्शन की बात करेंगे हम तो फिर ये कॉपर के जो आयंस हैं सोल्यूशन में, ये वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और सॉलिड कॉपर डिपॉजिट होगा यहाँ प्लेट्स पे। एक एंड पे आयोनाइजेशन बढ़ेगी, एक एंड पे आयोनाइजेशन कम होगी और सॉलिड मटेरियल डिपॉजिट होगा। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। जो बैटरीज हैं हमारी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ही हैं, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मोबिलाइज करवाकर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंश्योर किया जाता है और उसके नतीजे में फिर हम अपना जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टोरेज और फिर उनकी जनरेशन। तो पॉइंट ये है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है उनको डिवाइस किया जाता है। इसमें सॉल्ट सोल्यूशन के अलावा आप आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये एसिड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आयोनाइज हो जाता है प्रोटॉन्स में और नेगेटिव आयंस में। तो जो हमारी यूजुअल बैटरी हैं वो लेड एसिड बैटरीज कहलाती हैं। उनमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एक एंड लेड का होता है, तो इसलिए उनको लेड एसिड बैटरीज कह देते हैं। लेकिन ये नेसेसिटी नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं। वो मेटल होने ज़रूरी हैं, पहली कंडीशन ये है, क्योंकि मेटल्स हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आयोनाइज व्हेन दे आर अलाउड टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, सो दे विल रेडिली लूज़ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ये इनके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हैं जिसकी वजह से मेटल की प्लेट्स होना ज़रूरी हैं, और फिर वो सॉल्ट सोल्यूशन या एसिड सोल्यूशन जिसमें वो डिस्पर्स्ड होंगी, तो फिर जो है आयनिक बैलेंस ये मेंटेन करेंगी। तो एक सॉल्ट ब्रिज भी है
वो भी बाज़ दफ़ा होता है और बाज़ दफ़ा नहीं भी होता। सॉल्ट ब्रिज जो है वो भी यही काम करता है कि आधे आयंस एक तरफ रहेंगे, आधे आयंस एक तरफ रहेंगे और अनयूजुअल मिक्स नहीं होगी। हाँ, जहाँ पे सेमी पोरस होता है, जहाँ पे आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब होगा, वहाँ वो आयनिक बैलेंस को मेंटेन कर देगा। तो होगा क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करनी है, किस स्पीशी ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं, किस मेटल ने, किसने गेन। ये इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत या गेन करने की सलाहियत वो हर मेटल की वेरी करती है। तो ये एक पूरा चार्ट है पोटेंशियल डिफरेंसेस का, जिसको यूटिलाइज़ करके फिर ये हमारी लेड एसिड बैटरीज़ या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं उनको क्रिएट किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, फार्मूलेट किया जाता है और फिर मार्केट में लाया जाता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो बात शुरू हुई थी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को डील करती है जो, और इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात होती है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंश्योर किया जाता है और वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बात आएगी, प्रोटॉन्स की भी बात आएगी, लेकिन हम अभी प्रोटॉन्स की बात को नहीं छेड़ेंगे। ये जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये बताता ये है कि अपोजिट चार्जेस का होना ज़रूरी है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटॉन्स भी हैं जो करंट के फ़्लो को इंश्योर करते हैं। बहरहाल ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हम बात करते हैं अमूमी तौर पर इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के सेंस में। तो ऑक्सीडेशन को बाय डेफिनेशन अगर अब हमने देखना हो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगर हमने ऑक्सीडेशन को देखना हो तो ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, reduction is gain of electrons. Oxidation is also addition of oxygen and reduction is loss of oxygen. यानी ऑक्सीडेशन में अगर ऑक्सीजन गेन हो रही हो तो जब ऑक्सीजन गेन हो रही होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस ही हो रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट, एंड दिस इज़ आल्सो लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जब प्रोटॉन लूज़ करेगा, हाइड्रोजन लूज़ करेगा, तो तब भी इलेक्ट्रॉन्स के लॉस की बात ही होगी। तो ये तीनों डेफिनेशंस हैं, लेकिन मोस्ट यूज्ड डेफिनेशन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जिस पे वर्क करते हैं और जो हमें आगे लेके चलती है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में है। तो रिडक्शन को दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो दिस इज़ गेन ऑफ हाइड्रोजन्स एंड दिस इज़ आल्सो गेन ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तीन डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम अमूमी तौर पर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, लेकिन मैंने बताया लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो तो तब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हो रहा होगा। ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 का है, तो इसको जहन में रखिएगा। तो ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन। अब हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस करती है। अब ये एक सिंपल सा रिएक्शन है जिसमें एक सोडियम मेटल रिएक्ट कर रही है क्लोरीन एटम से और फॉर्म हो रहा है सोडियम क्लोराइड। ये एक सिंपलेस्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है क्योंकि सोडियम इसमें न्यूट्रल स्टेट से +1 में गई है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज़ ऑक्सीडेशन, दिस इज़ ऑक्सीडेशन। एंड ये जो क्लोरीन है इसने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है और अब ये क्लोराइड आयन बन गई है, दिस इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है तो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल फॉर्म होने में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है इन दो प्रोसेसेस की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये ऑक्सीडेशन होगी और ये रिडक्शन होगी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन नंबर से ये +1 में गई और ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से न्यूट्रल स्टेट में -1 में गई। 0 से +1 इज़ ऑक्सीडेशन एंड 0 से -1 इज़ रिडक्शन। ये कैल्शियम है और ये यहाँ पे ब्रोमीन का रेडिकल है, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो CaBr2 होगा, इस नोयत का कंपाउंड फॉर्म होगा। वजह क्या है कि कैल्शियम जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और इस तरह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, यानी इसकी 2 आयोनाइजेशन एनर्जीज़ हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इट हैज़ 2 आयोनाइजेशन एनर्जीज़। और ये जो ब्रोमीन है ये फिर इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और ब्रोमाइड आयन बनेगी।
लेकिन क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है तो 2 ब्रोमीन्स चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे और 2 ब्रोमाइड आयन फॉर्म होंगे, जिसको हम CaBr2 के तौर पर लिखते हैं। ये 0 से +2 में और ये -1 में गया, तो जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ दिस इज़ ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये ऑक्सीडेशन करंट होगा, और जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ वो रिडक्शन कहलाएगी। अब ये हाइड्रोजन है और ये ब्रोमीन के मॉलिक्यूल से अगर इसने इंटरेक्ट किया तो कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा। इन ब्रोमीन मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और प्रोटॉन बन गया, और ब्रोमीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया और ब्रोमाइड आयन बन गया, और इस तरह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई। अब यहाँ पे Br-1, तो ये 0 से ये न्यूट्रल स्टेट में एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और यहाँ जब कंपाउंड में जाएगा तो ये +1 में गई और ये -1 में गया ब्रोमीन, हर ब्रोमीन। ये इक्वेशन असल में हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। 2 का इंटीजर यहाँ लगेगा, 2 का इंटीजर यहाँ लगेगा, फिर ये जस्टिफाई हो जाएगा कि 2 हाइड्रोजन्स ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए और 2 प्रोटॉन्स बने, और 2 ब्रोमीन्स ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और 2 ब्रोमाइड आयन बने। तो ये 2 का जो फिर है वो इक्वेट हो जाएगा HBr में। तो ये है ऑक्सीडेशन और ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज़ रिडक्शन। कुछ रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करने के। पहला रूल ये कहता है कि जो न्यूट्रल स्पीशी है एटॉमिक स्टेट में, न्यूट्रल स्पीशी में एटॉमिक स्टेट में और मॉलिक्यूलर स्टेट में जो सेल्फ एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, प्योर मॉलिक्यूल्स, उनको ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होता है। उसकी वजह यह है कि दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करती हैं और मॉलिक्यूल में चली जाती हैं स्टेबिलिटी के फैक्टर के लिए, अपना ऑक्टेट या डिप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इनकी वो नलीफाई हो जाती है उसका इफेक्ट, और इन पे कोई भी नेट चार्ज नहीं होता, क्योंकि दोनों ने कम्युलेटिवली एक ही काम किया, क्या, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया। इसमें कोई भी लूज़र नहीं है, कोई भी गेनर नहीं है। तो आयनिक बॉन्ड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नेसेसिटी व्हेन वी डील विद दीज बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड। तो यूजुअली जब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है तो जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि जब भी कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात आएगी तो वहाँ पे जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। अब हम कुछ स्पीशी पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। अब ये NO3 आयन है, नाइट्रेट आयन, इस पर -1 चार्ज है। तो जिस स्पीशी पे ऑलरेडी चार्ज हो उसको आप इक्वेट करेंगे उसके चार्ज से, और अगर कोई न्यूट्रल स्पीशी है जैसे ये HNO3 है, इस पर कोई नेट चार्ज नहीं है तो 0 से इक्वेट करेंगे। नाइट्रोजन, अब आपने ये देखना है कि ग्रुप 13 से लेके 15 तक के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो जब भी उनकी बात आएगी या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात आएगी, इनकी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। किसकी? ट्रांजिशन मेटल्स की। और सेकंड नंबर पे 13 से 15 तक के एलिमेंट्स की जो मेटलॉइड्स हैं, और इनमें कौन कौन से शामिल हैं? ग्रुप 13 में बोरॉन फैमिली है, 14 में कार्बन फैमिली है, और 15 में नाइट्रोजन फैमिली है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन, जब भी बात ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने की आएगी तो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स में, उनका निकालना पड़ता है। जिनके फिक्स्ड हैं वो हमें पता लग जाता है। फिक्स्ड किनके हैं? ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स के फिक्स्ड हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का +1, अल्कली मेटल्स का ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का +2, और इसी तरह से ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्साइड में -2, हाइड्रोजन का यूजुअली +1 अनलेस एंड अनटिल वो हाइड्राइड फॉर्म कर रहा है, मेटल हाइड्राइड, और ये है। इसके अलावा जो हैलोजेंस हैं ग्रुप 17 पे, अगर बहुत एक्सेप्शनल केस में वो जाएंगे किसी और में, वरना -1 ही होगा उनका। इन छोटी छोटी बातों को जहन में रखते हुए हम ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालेंगे। यहाँ अब ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का फाइंड करेंगे।
ऑक्सीजन यहाँ पे -2 के साथ है, नॉर्मल ऑक्साइड ही होता है अक्सर केसेस। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 एंड -6 इज इक्वल टू -1 एंड -1 + 6। नाइट्रोजन इन दिस केस इज 5, तो नाइट्रोजन इस केस में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है। यहाँ अगर हम देखें हाइड्रोजन, बात की +1 की, नाइट्रोजन निकालना है, ऑक्सीजन -2, 3 आइटम्स हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 -6 प्लस n इज इक्वल टू 0, -5 प्लस नाइट्रोजन इज इक्वल टू 0, तो नाइट्रोजन जो है यहाँ भी +5 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है। अब नाइट्रोजन का एक और ऑक्साइड लेते हैं, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसमें ये न्यूट्रल है तो 0 से इक्वेट करें। N2 है, ऑक्सीजन -2 के साथ है, -2 × 5 इज इक्वल टू 0, N2 -10 इज इक्वल टू 0, N2 इज इक्वल टू 10 एंड फॉर ई नाइट्रोजन आइटम इज इक्वल 10/2, फॉर ई नाइट्रोजन आइटम इज गोइंग टू बी +5। यहाँ भी नाइट्रोजन आपको +5 के साथ मिलेगी। अब एक और नाइट्रोजन का कंपाउंड लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट। न्यूट्रल है तो 0 से इक्वेट करें। सोडियम इज ग्रुप 1 की मेटल, +1, नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज -2, -2 × 3 इज इक्वल टू 0, +1 -6 प्लस n इज इक्वल टू 0, -5 प्लस n इज इक्वल टू 0 एंड n जो है वो अगेन +5 में यहाँ आपको मिलेगी। अब नाइट्रोजन का एक और कंपाउंड देखते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। न्यूट्रल है, 0 से इक्वेट करें। हाइड्रोजन इज़ 1 × 4, ऑक्सीजन इज़ -2 × 1, हाइड्रोजन इज़ अगेन 1 × 1 इज इक्वल टू 0, n +4 -2 + 1 is equal to 0, n +4 -2 is going to be 2 + 1 is going to be 3, +3 is equal to 0, n इस केस में -3 में है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो -3 है। कॉपर को लेते हैं, इसका एक नॉर्मल एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, CuO Cu2O। इक्वेट करेंगे 0 से, ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड है, -2 × 1 इज इक्वल टू 0, कॉपर -2 इज इक्वल टू 0, कॉपर इज गोइंग टू बी +2। यहाँ अगर देखेंगे तो Cu2 है, O -2 है, इज इक्वल टू 0, Cu2 इज इक्वल टू +2, इसको दूसरी साइड पे लेंगे यानी +-2 है, और Cu फॉर ईच कॉपर इज गोइंग टू बी 2/2 एंड ईच कॉपर इज गोइंग टू बी, सॉरी ये प्लस है 1, तो यहाँ कॉपर जो है वो +2 में, इधर +2 में और इधर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। K2Cr2O7 में क्रोमियम का अगर फाइंड करें, पोटाशियम इज़ 1 की मेंबर, ग्रुप 1 की +1 है 2, Cr2 + -2 × 7 इज इक्वल टू 0, 2 + Cr2 -14 इज इक्वल टू 0, 2 - 14 + Cr2 इज इक्वल टू 0, -12 + Cr2 इज इक्वल टू 0 and Cr2 is equal to +12 and each chromium के लिए 12/2 and Cr is equal to +6। इसी तरह से पोटाशियम पर मैंगनेट में अगर निकालें, +1 + Mn + -2 × 4 is equal to 0, +1 - 8 + Mn is equal to 0, +1 - 8 is -7 + Mn is equal to 0 and for each manganese it's +7, so oxidation number of manganese in this compound is +7। ये कार्बन है, ये भी मेटलॉइड है, ये भी डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स के साथ आता है। ये मीथेन है और यहाँ पे लिखें अल्कोहल C2H5OH और यहाँ पे एक एसिड लिखते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH। यहाँ पे अगर कॉपर का निकालें तो हाइड्रोजन 1 है, +1 के साथ इंटू 4 एटम्स, C +4 इज इक्वल टू 0 एंड C इज़ -4। अब इथाइल अल्कोहल में अगर चलें तो C2 है, हाइड्रोजन इज़ 1 +1 × 5 प्लस O इज़ -2 प्लस हाइड्रोजन इज़ +1 इज इक्वल टू 0, C2 + 5 -2 + 1 इज इक्वल टू 0, C2 + 5 -2 इज़ +3 + 1 इज इक्वल टू 0, C2 + 4 is equal to 0, C2 is equal to -4 and for each carbon atom is -4/2, for each carbon atom is -2। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे कार्बन का। आप एसिटिक एसिड की बात करें, अगर इक्वेट करेंगे 0 से कार्बन का निकालना है तो यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं, तो पहले CH3 वाले का निकाल लें और फिर COOH का निकाल लें। तो CH3 में जो कार्बन है
+1 × 3 इज इक्वल टू 0, C +3 इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू -3। तो इस कार्बन का ऑक्सीजन इज़ -2 × 2, तो ये O2 अगर कंसीडर करें तो ये -2 × 2 हो गया। और +1 इज इक्वल टू 0, C -4 +1 इज इक्वल टू 0, C -3 एंड C इज़ +3। इस केस में जो कार्बन है वो -3 और इधर कार्बन जो है +3, तो जो नेट चार्ज एसिटिक एसिड पे कार्बन का आएगा वो फिर ओवरऑल 0 कंसीडर होगा। इसीलिए ये ओवरऑल इस पे चार्जेस बैलेंस्ड हैं। अगर एक स्पीशी नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट कर रही है कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट में -3, तो दूसरा कार्बन +3 के साथ है, तो ये अफेक्ट ओवरऑल चार्जेस के कॉन्टेक्स्ट में नलीफाई हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर देखें और कार्बन मोनोऑक्साइड में इक्वेट करेंगे 0 से, यहाँ पे कार्बन -2 × 2 इज इक्वल टू 0, कार्बन -4 इज इक्वल टू 0, कार्बन इज़ +4। यहाँ देखेंगे कार्बन -2 इज इक्वल टू 0, कार्बन इज़ +2 इन कार्बन मोनो। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इस तरह से हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स को डिफरेंट स्पीशी में। ये अब सल्फेट आइन है, SO4 आइन, इस पर ओवरऑल नेट चार्ज है, तो इसको इक्वेट करेंगे -2 से सल्फ़र का निकलेगा क्योंकि इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। -2 × 4 इज इक्वल टू -2, S -8 इज़ -2, S इज़ इक्वल टू -2 + 8, S इज़ इक्वल टू +6। और यहाँ अगर H2SO4 में निकालें सल्फ़र का, इक्वेट करेंगे 0 से, +1 फॉर हाइड्रोजन 2 एटम्स हैं, S -2 फॉर ऑक्सीजन 4 एटम्स हैं, तो 2 + S -8 इज़ इक्वल टू 0, 2 - 8 + S इज़ इक्वल टू 0, -6 + S इज़ इक्वल टू 0 एंड सल्फ़र इज़ +6 इन दिस केस। इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है, इसमें देखते हैं सल्फ़र का, +1 × 2 + S इज़ इक्वल टू 0, S इज़ इक्वल टू -2, तो इस केस में सल्फ़र -2 के साथ। फास्फोरस की तरफ अगर जाएं तो ये H3PO4 है और ये फास्फोरस का एक ऑक्साइड है P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये न्यूट्रल हैं, तो इक्वेट करेंगे 0 से, +1 × 3 + P + -2 × 4 इज़ इक्वल टू 0, 3 + P -8 इज़ इक्वल टू 0, 3 - 8 + P इज़ इक्वल टू 0, -5 + P इज़ इक्वल टू 0 एंड P इज़ इक्वल टू +5। यहाँ अगर देखें तो P2 + -2 × 5 इज़ इक्वल टू 0, P2 - 10 इज़ इक्वल टू 0, P2 इज़ इक्वल टू +10 एंड फॉर ईच फास्फोरस दिस इज़ 10/2 एंड दिस इज़ +5। अब यहाँ पे हम एक दो रिएक्शंस ड्रॉ करते हैं और इनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को चेक करते हैं फर्दर कि कौन सी स्पीशी जो है वो ऑक्सीडाइज हुई है और कौन सी रिड्यूस हुई है। अब ये पहले तो आयरन को ऑक्सीजन से मिलाते हैं तो एक ऑक्साइड बनेगा आयरन का, दिस इज़ आयरन ऑक्साइड Fe2O3। अब यहाँ पे न्यूट्रल एटॉमिक स्टेट में 0 है आयरन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर स्टेट में 0 है, तो Fe2O3 में जाके आप देखेंगे कि यहाँ पे Fe का निकाल लेते हैं। Fe2O3 0 से इक्वेट करें, ऑक्सीजन इज़ -2, Fe2 + -6 इज़ इक्वल टू 0, Fe2 इज़ इक्वल टू +6 एंड फॉर ईच आयरन एटम इट्स गोइंग टू बी 6/2 एंड फॉर ईच आयरन एटम इट्स गोइंग टू बी +3। तो यहाँ ये +3 के साथ है, ये -2 के साथ है। दोनों 0 से स्टार्ट हुए, एक जो है 0 से +3 में गई विद द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स और दिस इज़ ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आयरन इज़ ऑक्सीडाइज्ड, आयरन इज़ ऑक्सीडाइज्ड। किसने किया ऑक्सीडाइज? ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन यहाँ 0 से -2 में गया, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज़ रिडक्शन। तो इन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस कर रही हो। इसी तरह ये कॉपर है, ये नाइट्रिक एसिड है, कॉपर है, नाइट्रिक एसिड है, CuNO3 ट्वाइस बना प्लस हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। यहाँ ये 0 है। HNO3 में आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा और हाइड्रोजन इज़ +1, नाइट्रोजन
-2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, +1 -6 प्लस n इज इक्वल टू 0, -5 plus n is equal to 0, and nitrogen is going to be +5 in this case. So this is +1 +5 and -2. इधर आए अगर तो कॉपर नाइट्रेट है, हाइड्रोजन में तो 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, तो कॉपर नाइट्रेट में पहले NO3 नाइट्रेट आयन में आप निकाल लें नाइट्रेट आयन, इसमें इक्वेट करें 0 से -1 से, तो नाइट्रोजन का पहले निकाल लें। -2 इंटू 3 इज़ इक्वल टू -1, n -6 इज़ इक्वल टू -1, n इज़ इक्वल टू -1 + 6, नाइट्रोजन इज़ +5 इन दिस केस। तो ये भी नाइट्रेट आयन है तो +5, ऑक्सीजन इज़ -2 एंड कॉपर का अब निकल आएगा। तो कॉपर के लिए अगर हम देखें तो CuNO3 ट्वाइस इज़ इक्वल टू 0, Cu इंटू N2 है ये, ऑक्सीजन 6 है इज़ इक्वल टू 0, Cu इंटू या प्लस कर लें N2 +2 -2 इंटू 6 इज़ इक्वल टू 0, Cu प्लस N2 -12 इज़ इक्वल टू 0, और नाइट्रोजन का हम जानते हैं कि 5 है +5 तो 2 एटम्स हैं तो 10 हो गया, 10 -12 इज़ इक्वल टू 0, Cu -2 इज़ इक्वल टू 0 एंड Cu इज़ +2। तो कॉपर यहाँ पे +2 में गया 0 से, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन है। सो दिस इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, यानी ऑक्सीडेशन से लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये +1 से 0 में गया, यानी इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक लॉस और गेन है वो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 1 एटम है, वहाँ 2 हो गए और ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। तो हर एक ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, हर हाइड्रोजन एटम ने। तो इस तरह से ये जो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस होता है, और इस तरह से एक ऑक्सीडाइज होती है स्पीशी और दूसरी रिड्यूस। हमने ये बात की है कि जो आयनिक कंपाउंड है ये जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं और ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शंस की, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या रिडॉक्स रिएक्शंस की, तो जो कंपाउंड इवेंचुअली फॉर्म होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं और एक ने गेन करने हैं। एक ने ऑक्सीडाइज होना है और दूसरे को रिड्यूस करना है, दूसरे ने रिड्यूस होना है खुद और अगले को ऑक्सीडाइज करना है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल्स में देखा। यानी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन फॉर्म करेगा, और इस तरह से फिर कंपाउंड एक फॉर्म होगा, जैसे यहाँ सोडियम क्लोराइड। अब ये एक आयनिक कंपाउंड है, नेट चार्जेस कैंसिल आउट हो गए और +1 और -1, और जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वो आयनिक हुआ। कैल्शियम है, इसका फ्लोरीन से अगर फॉर्म करें तो CaF2 नेचर का कंपाउंड बनेगा, क्योंकि कैल्शियम +2 आयन फॉर्म करेगा, डाई पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, तो 2 फ्लोरीन के एटम्स को चाहिए ताकि उनके दोनों के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, तो CaF2। तो अगेन जो कंपाउंड है ये आयनिक कंपाउंड है, फ्लोरीन इज़ एक्टिंग एज ए फ्लोराइड आयन इन दिस कंपाउंड। सो इस तरह से जब हमें यह पता लग जाए कि किस स्पीशी ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और किसने गेन कितने किए हैं, तो फिर फार्मूला भी हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है जो खुद रिड्यूस होता है, इट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, and reducing agent is it itself gets oxidized। अब यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं। ये कॉपर है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, एक नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म हुआ। ये जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ, कॉपर यहाँ 0, ऑक्सीजन यहाँ पे 0, Cu2O में अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो ऑक्सीजन का -2 है यहाँ पे,
is equal to 0, Cu is equal to +2 and for each copper atom it is 2/2 यानी +1। तो कॉपर यहाँ पे +1 में है, यानी -2 में गया यहाँ पे। और फिर आप देखेंगे कि रिड्यूस, सबसे पहले वो स्पीशीज आइडेंटिफाई करते हैं जो रिड्यूस हुई। तो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि कॉपर 0 से 1 में गया है विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, दिस इज़ ऑक्सीडेशन। खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरे को क्या किया, रिड्यूस। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कॉपर है और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीजन है, क्योंकि ये यहाँ रिडक्शन हुई है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, हर कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और वो ऑक्सीजन के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना वैलेंस शेल इन ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, दिस इज़ रिडक्शन। खुद रिड्यूस हुआ तो कहेंगे आप कि इसने कॉपर को ऑक्सीडाइज किया। अब हम डियर स्टूडेंट्स अगर कोरोजन की बात करें तो कोरोजन बेसिकली ऑक्सीडेशन है। आयरन जो है वो ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करती है वाटर की प्रेजेंस में और Fe2O3 हमारे पास बन जाता है। यहाँ पे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो वाटर है, इसका एक अपना रोल है, इसमें प्रोटॉन्स हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की लॉस और गेन को फैसिलिटेट करते हैं और इस तरह से जो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन है यानी फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये रस्टिंग कहलाता है, इसको फैसिलिटेट करता है वाटर। तो ये साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस भी आयरन ऑक्साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर का इसमें एक रोल है, आयरन की ऑक्सीडेशन है, वाटर वेपर्स की प्रेजेंस में फैसिलिटेट करता है वाटर। Fe2O3 एवेंचुअल प्रोडक्ट है। तो जो आयरन है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0, ऑक्सीजन का एटॉमिक स्टेट में मॉलिक्यूलर स्टेट में 0 और आयरन ऑक्साइड में आप Fe2O3 में निकालें 0 तो आयरन का Fe2 + 2 -2 × 3 Fe2 -6 is equal to 0, Fe2 is equal to +6 and for each iron atom it's going to be 6 + 2 and for each iron atom it's going to be 3। यहाँ इसका +3 हो गया, ऑक्सीजन -2 में चला गया, नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म किया। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुआ। तो इस तरह से इसको जंग लगना कहते हैं। आयरन जो है वो ईट अवे होता जाता है यानी ऑक्साइड उसका फॉर्म होता चला जाता है। दिस इज़ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन सपोर्टेड एंड सप्लीमेंटेड बाय वाटर। आयरन जो है यहाँ 0 से +3 में गया विद द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज़ ऑक्सीडेशन, यानी आयरन की ऑक्सीडेशन हुई। ऑक्सीजन जो है इसकी रिडक्शन हुई, ये इसने गेन किए 2 इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो ये एक नेचुरल फिनोमिनम है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। जब भी आप लोहे को, मेटल को, प्योर आयरन को जो है वो अलाउ करेंगे कि वो इंटरेक्ट कर सके नेचर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर वेपर्स, तो एवेंचुअली रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, केमिकल डिके। तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन को? इसको प्रिवेंट करने के लिए हम काफ़ी तरीके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला तो है कि आप पेंट्स यूज़ करें, वार्निशेस यूज़ करें, डाइज यूज़ करें और कोट कर दें मेटल की लेयर को। तो फिर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑक्सीजन का नहीं होगा आयरन के साथ, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। दूसरा तरीका ये है कि गैल्वेनाइज कर दें या इलेक्ट्रोप्लेट कर दें, तो तब भी ये हो जाएगा। इसमें एक मेटल की सरफेस को दूसरी मेटल की सरफेस से इंटरेक्ट कराया जाता है और एक नई चीज़ फॉर्म हो जाती है जिसको एलॉय कहते हैं।
तो आयरन के साथ भी किसी ना किसी मेटल को, जैसे कि क्रोमियम है, उसको इस्तेमाल किया जाता है और एक और एलॉय फॉर्म हो जाता है। और ये एलॉय जो है ये अब लेस जो है इसके चांस है, लेस वल्नरेबल है टू ऑक्सीडेशन। उसकी वजह क्या है कि दो डिफरेंट मेटल्स आ गई, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी आ गया, और जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी सिस्टम में वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो दो डिफरेंट मेटल की प्लेट्स में जनरेट होता है, उसके नतीजे में फिर जो लॉस और गेन है इलेक्ट्रॉन्स का वो बैलेंस आउट होता चला जाएगा। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल छोटा सा अंदर बनता चला जाएगा, बने होंगे कई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और वो यही काम कर रहे होंगे कि ऑक्सीजन के लॉस और गेन को बैलेंस करेंगे, तो वो मेटल इंटैक्ट रहेगी। इंटरनल मेंटेनेंस सिस्टम इसको कहते हैं। तो इस तरह से जैसे फोटोवोल्टेइक सेल हैं सोलर सेल्स के, वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नतीजे में दो मेटल्स को आपस में मिला देते हैं, एक के तहत दूसरे पे चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से फिर इंटरनल मेंटेनेंस सिस्टम को फ़ाल कर देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को फॉर्म कर देते हैं। तो सूरज की रोशनी पड़ने के बावजूद भी और पानी की मौजूदगी के बावजूद भी वो ऑक्साइड की फॉर्मेशन जो है वो प्रिवेंट होती रहेगी इंटरनल मेंटेनेंस सिस्टम की वजह से। तो ये गैल्वेनाइजेशन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये ज़्यादा मुफीद है और एक सिंपलेस्ट वे पेंट्स और वार्निशेस का यूज़ है। corrosion is chemical oxidation of iron, and this takes place in the form of presence of water, and this is called rusting, and iron loses 3 electrons and oxygen gains 2 electrons। ये लॉस और गेन है इलेक्ट्रॉन का, ये आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। मतलब ये है कि गेन अगर हुए हैं 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन। ये आप जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक लॉस और गेन को इस तरह से बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन हम फिर बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में भी और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी। बहरहाल ये है corrosion।